Good morning students, welcome to class 10 and today we are going to discuss chapter number 9 of your geography portion, agriculture in India. In our last class we discussed about the many food crops of India and the production area in the India and the ranking of the India in the whole world according to the crops. In last class we discussed about the wheat, rice, millet, maize, etc. Students, today we are going to discuss or start the main cash crops or commercial crop of India. तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोग कैश क्रॉप या इंडिया की जो मेन कमर्शियल क्रॉप्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है मेजर पल्सेस क्रॉप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट डे हम लोग इंडिया के जो कुछ खास पल्सेस है, पल्स मतलब दालें, तो दालों के बारे में, पल्सेस के बारे में जानेंगे। कहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, किस एरिया में होता है, राजस्थान में कौन सी पल्सेस का प्रोडक्शन किस रीजन के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आज की क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम पल्स की बात करें तो ये बता दें आपको कि पल्स के क्रॉप प्रोडक्शन से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। मतलब किसी भी क्रॉप या किसी भी फार्म हाउस के अंदर या किसी भी फार्म पर जब फार्मर पल्स का प्रोडक्शन करता है, दालों का प्रोडक्शन करता है, तो उससे उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। क्योंकि पल्सेस से क्या होता है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है बच्चों। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पल्स का प्रोडक्शन सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो जानते हैं कुछ खास बातें। पल्सेस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में बताई चुकी हूँ कि जो दालें होती है ना, पल्सेस जो होती है, इनके प्रोडक्शन से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सेकंड, द पल्सेस आर बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। अब बच्चों आपको पता है पल्स कई सारी होती है जिसमें हम लोग देखते हैं मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है जिसको लैंटिन कहते हैं, चना है, ये सारी पल्सेस में आते हैं। इनमें से कुछ क्रॉप्स खरीफ में आती है और कुछ रबी में आती है। तो रबी में जो क्रॉप्स आती है वो देखिए आप बच्चों, पीनट, ग्राम का रेड, लैंटिन आर द रबी क्रॉप्स। तो ये जो कुछ पल्सेस है जैसे पीनट है, चना है और लैंटिन है, ये सारी रबी क्रॉप के अंदर आती है। सेकंड थिंग, अब हम एक एक जो है पल्स के बारे में बात करेंगे, एक एक दालों के बारे में अलग से डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट देखिए बच्चों, ग्रेन ग्रोन इन द प्लेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। मोस्टली इंडिया के अंदर मतलब नॉर्थन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ग्रेन का। चना जो है इंडिया के नॉर्थन पार्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा उगाया जाता है। बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। अब अगर हम बच्चों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ग्रेन का प्रोडक्शन जो है बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। बच्चों एक चीज याद रखना, मोस्टली हम लोग अभी तक अपनी सारी फूड क्रॉप्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और हर जगह गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम आ रहा है। मतलब लगभग इंडिया की हर एक क्रॉप जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में उनका प्रोडक्शन होता है, कुछ एक को छोड़कर। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि इंदिरा गांधी कैनल, हम लोग वाटर रिसोर्स पढ़ चुके हैं, उसमें हमने इंदिरा गांधी कैनल को, राजस्थान कैनल को बहुत डिटेल में पढ़ा था बच्चों। तो इस कैनल के कारण हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ये पॉसिबल हो पाया है कि हर तरह का, हर क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ होता है। तो मान लीजिए कभी कोई क्रॉप का आपके एग्जाम आता है और राजस्थान में अगर प्रोडक्शन पूछा जाता है तो मोस्टली गंगानगर और हनुमानगढ़ उसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं अरहर। अरहर की जो दाल होती है इसमें देखते हैं सोइंग पेपर, ज्वार एंड मिलेट एंड मस्टर्ड। ज्यादातर अरहर की जो पल्स होती है बच्चों, इसको कभी अकेले नहीं उगाया जाता। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे खेत के अंदर ओनली अरहर की फसल उगाई जाए, क्योंकि अरहर को ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसीलिए अरहर को दूसरी क्रॉप्स के साथ में उगाया जाता है। तो या तो ज्वार के साथ या मिलेट के साथ या फिर मस्टर्ड के साथ अरहर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये बात खास है, आप लोग ध्यान रखें इसको भी कि अरहर कभी अकेले उगाए जाने वाली क्रॉप नहीं है, इसके साथ में कोई दूसरी क्रॉप उगाना जरूरी होता है। और अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें अरहर की दाल, ठीक है, अरहर का जो पल्सेस है महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक, यूपी सेकंड, कर्नाटक थर्ड। तो राजस्थान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है।
होता है, ठीक है। और इसी के साथ राजस्थान के अंदर या ये कह सकते हैं राजस्थान जो है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक पर आता है मूंग के प्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे ज्यादा मूंग का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में राजस्थान में होता है। तो देखिए बच्चों, राजस्थान इज फर्स्ट इन द मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन, ठीक है। जो मैं आपको कल बता ही चुकी हूँ, जब हमने मिलेट पढ़ा था तो मैंने कहा था पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा बाजरे का प्रोडक्शन राजस्थान में और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है। अब अगर हम देखें कि राजस्थान में इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए बच्चों, जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली। जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली चारों ही नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक दूसरे की नेबरिंग है, एक दूसरे के बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, यहाँ पर मूंग का प्रोडक्शन, उड़द का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान मूंग प्रोडक्शन के अंदर बाजरे के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है। अब हम आ रहे हैं उड़द पर, ठीक है। हाड़ौती एरिया ऑफ द कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़, उदयपुर और भीलवाड़ा। उड़द का प्रोडक्शन हाड़ौती रीजन के अंदर होता है। अगर बच्चों आपको हाड़ौती वर्ड याद है तो आपको ये याद रखना है कि हम लोग बात करें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की। राजस्थान का फिजिकल फीचर हम सबने पढ़ रखा है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हाड़ौती रीजन है, जिसको हम प्लेट्यू रीजन भी कहते हैं राजस्थान का, ठीक है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती है बच्चों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ के अंदर यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और इस हाड़ौती रीजन को साउथ इंडिया के प्लेट्यू रीजन का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई उड़द की बात। अब हमारे लेंटिल पर, लेंटिल मतलब अरहर, अरहर की जो दाल होती है उसको लेंटिल कहते हैं। ईस्टर्न राजस्थान के अंदर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उसमें भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर, तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर लेंटिल का प्रोडक्शन बच्चों सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये कुछ मेजर पल्सेस क्रॉप है, जिसमें हमने देखा है ग्रेन के बारे में, अरहर के बारे में, मूंग के बारे में और उड़द के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहली बात, कल अपनी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूजेस के बेस पर इंडियन एग्रीकल्चर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फूड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप जिसको हम कैश क्रॉप भी कह सकते हैं, प्लांटेशन क्रॉप और गार्डन क्रॉप। तो ये जो कैश क्रॉप्स है ये कमर्शियल क्रॉप्स भी होती है। कहने का मतलब वे क्रॉप जिनका यूज एज ए रॉ मटेरियल की तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में किया जाता है ना। मतलब सिंपली जिसको, जो कि हमारे लिए कोई मेजर फूड क्रॉप नहीं है, ठीक है, जिसको मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है, लोग इसको बेचकर पैसा कमाते हैं, इसीलिए इसको कमर्शियल या कैश क्रॉप कहते हैं। मतलब जिस क्रॉप को बेचने से हमको मनी मिले, है ना, ठीक है। तो अब कुछ कैश क्रॉप्स है, जैसे कि देखिए बच्चों, शुगर केन है, कॉटन है, ऑयल सीड है, जूट और टोबैको। तो कैश क्रॉप अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए तो शुगर केन इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में काम आती है। कॉटन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आती है। ऑयल सीड जो है वो ऑयल रिफाइनरी या जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ काम आती है। और जूट का यूज जो है कई सारी चीजें बनाने में होता है, बच्चों बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर आ जाएगा टोबैको। टोबैको जो है ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि नशीला पदार्थ होता है ना, जिसको हम तंबाकू कहते हैं, ठीक है। और इसके कुछ नुकसान ज्यादा, फायदे कम है। इसका यूज जो है मेडिसिन के अंदर भी टोबैको का यूज किया जाता है नशे के तौर पर, ठीक है। तो एक तरह का ड्रग्स है, ठीक है। तो कैश क्रॉप में सबसे पहले हम लेंगे शुगर केन, मतलब गन्ने की फसल। शुगर केन का मोस्टली यूज कहाँ हो सकता है बच्चों, आप सबको पता है, इससे शुगर बनती है, जगीरी बनती है और अल्कोहल के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। तो शक्कर, गुड़ और शराब के अंदर शुगर केन का यूज किया जाता है। तो जान लेते हैं कुछ बातें शुगर केन के बारे में। देखिए शुगर केन प्लांट ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शुगर केन है ये इंडियन ऑरिजिन का प्लांट है। मतलब बेसिकली शुगर केन जो गन्ना है वो इंडिया के अंदर ही शुरुआत में इसका प्रोडक्शन होता था, बाद में धीरे धीरे इसका प्लांटेशन दुनिया के दूसरे देशों में किया जाने लगा। तो शुगर केन इंडियन ऑरिजिन का प्लांट है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड, इट बिलोंग टू द बैम्बू फैमिली। बैम्बू फैमिली मतलब बांस की फैमिली से बिलोंग करता है। बांस आप सबने बैम्बू देख रखा है, तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको बैम्बू फैमिली का माना जाता है। आगे देखिए, इट इज फर्स्ट इन कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में शुगर केन नंबर
1 पर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में शुगर केन का होता है और वर्ल्ड में भी इंडिया नंबर 1 पर है शुगर केन के अंदर। ठीक है, दुनिया के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करता है शुगर को, मतलब हमारी कंट्री से दुनिया के दूसरे देशों के अंदर शक्कर को या शुगर को बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, बेसिकली शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, मतलब जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो ज्यादा हॉटनेस या ड्राइनेस होनी चाहिए, ना ही ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन बच्चों होता है। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर 50% प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड का जो 100% शुगर का प्रोडक्शन है, सॉरी शुगर केन का, उसमें से अकेले 50% शुगर केन का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है, इसीलिए इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पर है शुगर केन के। ठीक है, अब इस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो देखिए टेम्परेचर का होना चाहिए 15 डिग्री से 40 डिग्री। फिर आ जाएगा रेनफॉल, तो रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर, और सॉइल क्लेई मॉइस्ट सॉइल, क्लेई मतलब चिकनी, मॉइस्ट मतलब जिसके अंदर पानी की नमी हो, इस तरह की सॉइल शुगर केन के लिए सूटेबल होती है। अब बच्चों अगर हम बात करें शुगर केन का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है, तो देखिए बच्चों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर प्रोडक्शन शुगर केन का सबसे ज्यादा होता है। आगे अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में इसका प्रोडक्शन, तो देखिए बच्चों उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी। ठीक है, और जहाँ गंगानगर नाम आ गया तो याद रखना हनुमानगढ़ साथ में जरूर होगा। ठीक है, तो उदयपुर के अंदर, गंगानगर के अंदर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर शुगर का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका जो यूज है, इसका यूज होता है शुगर, जगीरी और अल्कोहल के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग सेकंड जो हमारी कैश क्रॉप है बच्चों को है कॉटन। आपको पता है, और अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ईरा इंडिया का शुरू होता है या मेडिवल पीरियड की एंडिंग तक, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन कॉटन सबसे फेमस माना जाता था। और अगर इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की, ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्टली जो कॉटन था वो इंडिया का कॉटन था। सबसे महंगे कपड़े इंग्लैंड के अंदर जो थे वो इंडियन कॉटन माने जाते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी समय में इंडिया का जो कॉटन था वो कितना रिच था। इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल था, मतलब इस कॉटन से जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता था, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट थी वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। ठीक है, तो अब कॉटन के बारे में अगर हम बच्चों बात करें, तो मोर ऑन द 6.7% पार्ट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल लैंड। टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब है हमारी कंट्री में जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड मतलब जहाँ पर खेती करने लायक जो जमीन है, उसमें से 6.7% लैंड पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड थिंग, ये एक खरीफ क्रॉप है। तो कॉटन कैसी क्रॉप है बच्चों? इट इज अ खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर अगर हम देखें तो इसके प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री जरूरी होता है। रेनफॉल 80 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल। और सॉइल की बात करें तो डीप ब्लैक सॉइल विद द लाइम एंड पोटाश। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों की जो कॉटन है इसके प्रोडक्शन के लिए जो है वो सॉइल के अंदर लाइम और पोटाश की जो मात्रा है वो अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, तभी इसका प्रोडक्शन हो पाता है। और दूसरी चीज, जब कॉटन को बोया जाता है उस समय जो कह सकते हैं कि टेम्परेचर या जो एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्ट होना चाहिए, नमी वाला। लेकिन जब कॉटन के जो बर्ड्स होती है, जब कॉटन बर्ड्स जो है वो ब्रस्ट होती है या खिलती है, उस समय टेम्परेचर हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो अंदर जो कॉटन होती है बड के अंदर है ना, वो उसको कीड़े लग जाते हैं ना। तो इस तरह से कॉटन के प्रोडक्शन का के अंदर इसके कह सकते हैं कि जब इसको उगाते हैं है ना, और जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है उस समय टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार हाफ और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वेराइटीज ऑफ द कॉटन। ठीक है, तो अगर हम कॉटन की वेराइटीज की बच्चों बात करें तो आपको बताते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 3 टाइप की कॉटन होती है। एक होती है लार्ज फाइबर कॉटन, जिसको अमेरिकन कॉटन कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बेहतर कॉटन मानी जाती है। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन जो है पंजाब और हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर किया जाता है। तो पहली जो कॉटन है वो देखिए बच्चों आप कि खरीफ क्रॉप है, ये 3 वैरायटीज। पहला है अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन जिसका फाइबर लंबा होता है, मतलब लंबे रेशे वाला जो कॉटन होता है, इसको अमेरिकन कॉटन कहते हैं। और पूरे इंडिया में इसका प्रोडक्शन 50% होता है और पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा, और 3rd नंबर पर राजस्थान में अमेरिकन कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, सेकेंड हम आते हैं मीडियम फाइबर कॉटन। मीडियम फाइबर कॉटन का मतलब एक ऐसा कॉटन जिसका रेशा ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा छोटा हो। ठीक है, इसका प्रोडक्शन पूरे इंडिया में 40% है और साथ ही प्रोडक्टिव एरिया जो गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, आंध्र प्रदेश के अंदर इस कॉटन का प्रोडक्शन होता है। लास्ट आ गया आपका शॉर्ट फाइबर कॉटन। तो शॉर्ट फाइबर कॉटन आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जिसके फाइबर बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे रेशे वाला जो कॉटन होता है, इसको सबसे कह सकते हैं कि चीप क्वालिटी का माना जाता है कॉटन को, और इसका प्रोडक्शन लगभग पूरी इंडिया के हर स्टेट के अंदर किया जाता है। तो यहाँ आपका ये कॉटन का जो है क्वेश्चन बनता है कि कॉटन की जो 3 टाइप्स हैं और इनका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, वो बच्चों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखें कॉटन के प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात की रैंकिंग 1st नंबर पर, गुजरात, जहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। 2nd नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब इंडिया इंपोर्टेड कॉटन, देखिए इंडिया जो है जैसे जैसे बच्चों पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कॉटन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉटन का जो है इंडिया में इंक्रीज नहीं हो पाया है। इसीलिए हमारी इंडिया जो है दूसरे देशों से, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करती है कॉटन को। इंपोर्ट मतलब खरीदती है, अमेरिका है, केन्या है, सूडान है, यहाँ से कॉटन मंगवाया जाता है, क्योंकि जो कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसका कंजम्पशन इंडिया में पूरी तरह हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बाहर से कॉटन मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए आप लोग कि इट इंपोर्टेड फ्रॉम द अमेरिका, सूडान, केन्या, इजिप्ट। अब अगर राजस्थान की बात करें बच्चों, तो राजस्थान में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो गंगानगर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, और साथ में गंगानगर का नाम आया तो आपको हनुमानगढ़ भी याद रखना है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं ऑयल सीड्स पर। ऑयल सीड्स वे क्रॉप्स जिनका यूज ऑयल रिफाइनरी में होता है, खाने का जो तेल हम लोग खाते हैं, तो ऑयल निकालने के लिए ऑयल रिफाइनरी में जो यूज होती है उसको ऑयल सीड्स कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ऑयल सीड्स जो है 10% ऑफ द वर्ल्ड ग्रोन इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड के जितना ऑयल सीड है उसमें से 10% ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसम, अलसी और सनफ्लावर, ये कुछ ऑयल सीड्स हैं, जिसमें से देखिए नंबर 1 जो है ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट बेसिकली ब्राजीलियन क्रॉप है, मतलब ये ब्राजील के अंदर उगने वाली क्रॉप थी, लेकिन बाद में इसका जो प्लांटेशन है वो इंडिया के अंदर भी किया गया, और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में इंडिया ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है। तो ग्राउंडनट देख लें 30% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया। ये खरीफ क्रॉप है, साथ में ही प्रोडक्शन में गुजरात 2nd नंबर पे है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, गुजरात 1st नंबर पर, आंध्र प्रदेश 2nd नंबर पर, तमिलनाडु 3rd नंबर पर। और बच्चों अगर बात करें राजस्थान में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो देखिए चित्तौड़गढ़ और जयपुर के अंदर, और इसी के अलावा भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जो मेन डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़ और जयपुर है, जहाँ पर ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। अब हम आते हैं मस्टर्ड के ऊपर, मतलब सरसों के ऊपर। तो मस्टर्ड देखिए बच्चों 70% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जितना मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है उसमें से 70% जो प्रोडक्शन है मस्टर्ड का वो अकेले इंडिया के अंदर होता है, और राजस्थान 1st रैंक पर है। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा मस्टर्ड का प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में होता है, 41%। टोटल मिला के 41% अकेले राजस्थान में होता है प्रोडक्शन। यूपी
यूपी सेकंड, एमपी थर्ड, तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर, उसके बाद में मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर, गुजरात पंजाब के अंदर भी होता है इसका प्रोडक्शन। राजस्थान के अंदर अगर देखें तो बच्चों अलवर, भरतपुर, जयपुर और गंगानगर के अंदर मस्टर्ड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये कुछ ऑयल सीड्स हो गई। कैश क्रॉप के अंदर हम लोगों ने कॉटन की बात कर ली, शुगर केन की बात कर ली, ठीक है। अब बच्चों हमारे अपना टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो बहुत ही, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि 54.6% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब अबव 50% अगर कंट्री की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इकोनॉमी की बात करें तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है ना, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसको हम 5 पॉइंट्स के अंदर समझ सकते हैं। पहला जो पॉइंट नंबर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर पूरी इंडिया के अंदर 56.6% डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको अभी भी बताया था मैंने कि लगभग इतनी पॉपुलेशन इंडिया की डायरेक्टली एग्रीकल्चर का काम करती है, खेती बाड़ी का काम करती है। ये तो हो गया डायरेक्ट एग्रीकल्चर, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इनडायरेक्टली भी कई सारे जो लोग हैं वो ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री फार्म्स है ना, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सारा एग्रीकल्चर के अंदर ही बच्चों आता है। हॉर्टिकल्चर है ना, तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आता है जहाँ पर लोग इनडायरेक्टली भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो पहली चीज तो यही होगी कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर। सेकंड आते हैं कंट्रीब्यूशन इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मैंने बताया था बच्चों आपको, किसी कंट्री की बॉर्डर के अंदर मतलब देश के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उसमें हमारी कंट्री का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा माना गया है, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर में भी आता है। और आपको ये भी पता है बच्चों कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से ही वो रॉ मटेरियल मिलता है जिसके बेस पर सेकेंडरी सेक्टर चल पाता है। थर्ड आ गया कंट्रीब्यूशन इन द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 2.07%। हमारे इंडिया की कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, जिसमें आप देखिए स्पाइस कर्नाटका और केरला से, काली मिर्च ब्लैक पेपर जो है, इसके अलावा आप देखिए लौंग जो है, हल्दी जो है टर्मरिक, ये विदेशों में बेची जाती है बहुत ही हाई प्राइस रेट पर। तो देखिए जैसे टी, शुगर, ऑयल से टोबैको और स्पाइसेस ऐसी चीजें हैं जिनको पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करती है, बेचती है। फिर है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कई सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका यूज रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर ही बढ़ चुके हैं। जब हमने कैश क्रॉप पढ़ा था, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट और टोबैको कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती है। फिर आ जाएगा मार्केट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों आजकल देखिए हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर्स हैं, कई सारे जो टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम लिए जाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर ये टूल्स बनते हैं। और जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 56.6% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि इतने सारे लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको औजार चाहिए होते हैं, उनको मशीनरी चाहिए होती है, टूल्स चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इस कारण से ये टूल इंडस्ट्री के लिए भी एक मार्केट प्रोवाइड कराता है। तो बच्चों इसी के साथ आज ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ये होता है आपका कंप्लीट। साथ में ध्यान रखिएगा ये चैप्टर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कंटेन करता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो कुछ भी आपको नोट्स में बोर्ड के थ्रू पढ़ाया है ये बहुत ही सफिशिएंट नोट्स है आपके क्वेश्चन के आंसर को अटेंड करने के लिए। तो वीडियो को ढंग से देखें और समझें। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।